वेलकम व्यूअर्स, नॉलेज इन इलेक्ट्रिकल विथ चंद्रशेखर सतपथी यूट्यूब चैनल को मैं मेरा सभी व्यूअर्स को स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक्स में 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रैक्टिकल उपयोग कैसे होता है, प्रैक्टिकली कैसे काम करता है, इस स्टार्टर का अंदर सारा डिवाइसेस का फंक्शन, कंट्रोल, स्टार्टिंग करंट कैसे लिमिट होता है। अगर इस सारा चीज़ को आप अच्छा तरीके से समझेंगे, देखेंगे तो आप प्रैक्टिकल ज़रूर स्ट्रांग हो जाएंगे। और कहीं पे फील्ड पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप कॉपी पेस्ट तरीके से अगर नॉलेज को हासिल किए हैं भी मैंने पहले से कहीं से, तो अगर इसको आप देखेंगे तो आप अपना अंदर एक क्लैरिटी ज़रूर आएगा। अगर आप प्रैक्टिकलिटी को अच्छा से समझेंगे, मेरा कॉन्सेप्ट के थ्रू में मैं जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, तो एक प्लस पॉइंट क्या होगा आपको इसमें, आप कहीं पे भी अगर काम कर रहे हैं, सर्किट का डिटेल्स बारे में अगर आपको जानकारी हो गया तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए आपको समस्या से बाहर निकल जाना का रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि ईच एंड एवरी पार्ट्स का फंक्शन, उसका फ्रीक्वेशन, उसका यूज कैसे काम करता है मैं आपको पहले से ही बताया हूँ। मेरा ये छोटे से प्रयास में मैं आप सभी को ये हेल्प करना चाहता हूँ, आप लोग जो प्रैक्टिकल से थोड़ी बहुत जो दूर में आप हैं, कैसे नज़दीक आएँ और अपना प्रैक्टिकल हैंड कैसे एक वेल वर्कमैनशिप आपका अंदर बने और आपने कैसे बढ़िया से आप काम कर सकेंगे और प्रैक्टिकल की तरफ आपका ज़्यादा हैंड एक्सपर्टाइज कैसे होगा, उसी को हम मद्देनजर रखते हुए ये छोटा सा प्रयास अभी तक जारी रखे हैं। तो चलिए टॉपिक्स का ऊपर देखते हैं। स्क्रीन पे आप सभी देख रहे हैं 3 पॉइंट स्टार्टर मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं और ये स्टार्टर का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको मेरा पहला वीडियो में भी दिया था। आप मेरा चैनल का लिंक में जाके भी डिटेल उसको देख सकते हैं। ऑलरेडी 3 वीडियो अभी तक अपलोड है। उसी में आपको मैंने सेकंड वीडियो जो लास्ट क्लास में मैंने किया था आपको, तो मेरा सेकंड वीडियो लास्ट क्लास में आपको ये देखने के लिए मिला होगा, नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर में बहुत क्लैरिटी से आपको समझाया था। आशा करता हूं कि उसमें आपको क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद अभी हमने प्रैक्टिकल वे में अभी आगे बढ़ते हैं। तो 3 पॉइंट स्टार्टर जो स्क्रीन पे देखा गया है, अभी आप देखिए एक जो डीसी शंट मोटर मैंने इधर रखा हुआ हूँ। तो डीसी शंट मोटर का कंस्ट्रक्शन कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा टेक्निकली देखिए। एक आर्मेचर है, एक शंट फील्ड है। तो आर्मेचर और शंट फील्ड दोनों पैरेलल में, देखिए शंट फील्ड आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्शन हुआ है। और ये आपका स्टार्टिंग रजिस्टर है, ये ओवरलोड रिले है, ये आपका एनवीसी कॉइल है, ये आपका हैंडल है, ये आपका मेन सप्लाई, इधर से हम इनपुट करेंगे मेन सप्लाई। और यहाँ पे थोड़ा मोटर का कनेक्शन को ध्यान पे देखिए। मोटर का कनेक्शन शंट मोटर कैसे कनेक्शन होता है, आर्मेचर फील्ड, शंट फील्ड, देखिए A2 E2 ये दोनों को हम कॉमन करके एक ही पॉइंट पे लाके -L माइनस, दैट मीन्स नेगेटिव सप्लाई को हमने डायरेक्टली कॉमन पॉइंट करके आर्मेचर का एक पॉइंट A2, शंट फील्ड का एक पॉइंट E2, दोनों को एक जगह में हम कॉमन कनेक्शन करके मेन सप्लाई L माइनस नेगेटिव को हमने प्रोवाइड किए हैं। और शंट फील्ड का E1 पॉइंट आप देख रहे हैं F वाला पॉइंट पे कनेक्शन हुआ है। आर्मेचर का A1 पॉइंट आप देख रहे हैं A पॉइंट पे कनेक्शन हुआ है। और ये 3 पॉइंट स्टार्टर है, तो L F A के आप नाम से आप देखते हैं 3 पॉइंट, इसीलिए इसका नाम 3 पॉइंट स्टार्टर हुआ। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा देता हूं, पर बीट बाय बीट हम देखेंगे। अगर आप क्लियर हो जाएंगे इसका फंक्शन के बारे में, तो आप इसका ट्रबल शूट भी अगर कहीं पे हुआ, कुछ प्रॉब्लम कहीं जगह पे हो रहा है, तो आपने इसको अंदाजे से नहीं, कन्फर्म होके पूरा आपको करेंगे तो आपको बेनिफिट्स भी मिलेगा, कम टाइम में प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और किसी भी समस्या को आप मैनेवर के आगे आ जाएंगे। तो अब थोड़ा मैं थ्योरेटिकल वे में आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन देखिए डीसी मोटर स्टार्टर के बारे में। द स्टार्टिंग ऑपरेशन ऑफ ए डीसी मोटर consists in the insertion of external resistance into the armature circuit to limit the starting current taken by the motor। देखिए मैं आपको लास्ट क्लास में ये बताया था, द स्टार्टिंग ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर कंसिस्ट इन द इंसर्शन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू द आर्मेचर सर्किट टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। तो स्टार्टिंग करंट तो हाई हो जाता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपको नहीं देखे हैं तो लास्ट वाला वीडियो को और एक बार देख लीजिए ताकि इसमें क्लैरिटी मिलेगा। तो स्टार्टिंग करंट इसीलिए हाई होता है, स्टार्टिंग टाइम में हम जानते हैं आर्मेचर का रेजिस्टेंस सबसे कम 0.5 ओम होता है, मान लीजिए। तो इतना कम रेजिस्टेंस होने के लिए क्या प्रॉब्लम होता है, जब हमने 220 वोल्ट रेटेड सप्लाई को हम इनपुट करते हैं, तो आपने देखा होगा लास्ट क्लास में आपको दिखाया था 22 टाइम्स मोर करंट ड्रॉ कर लेता है, जो कि नहीं करना चाहिए, इसमें आर्मेचर फायर हो जाएगा। तो इसी स्टार्टिंग करंट को लिमिट हम करेंगे, कैसे करेंगे,
द इंसर्शन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को माने स्टार्टिंग टाइम में इंसर्ट करेंगे, ऐड करेंगे आर्मेचर सर्किट के साथ। मतलब क्या हुआ, आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम हो रहा है, स्टार्टिंग टाइम में बैक ईएमएफ नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ये वीडियो को आप देख रहा है, अगर समझ में नहीं आता है बैक ईएमएफ, तो आप लास्ट वीडियो को जरा देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तब जाके क्लियर होगा। तो बैक ईएमएफ तब आएगा जब आर्मेचर रोटेट करने लगेगा, और बैक ईएमएफ आर्मेचर का रोटेट करता हुआ स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना स्पीड बढ़ेगा बैक ईएमएफ उतना बढ़ेगा। जैसे बैक ईएमएफ आ जाएगा तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने का कैपेसिटी आर्मेचर का अंदर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग टाइम में जब मोटर स्टैंड स्टिल पोजीशन पे है, जैसे हम स्विच ऑन कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग करंट अभी हाई हो जाएगा। तो इस स्टार्टिंग करंट को हमको लिमिट करना है, कम करना है, आर्मेचर को बचाना है। तो स्टार्टिंग करंट जो हाई हुआ इसको बचाने के लिए हमने क्या करेंगे, बैक ईएमएफ नहीं आने से पहले हमको सर्किट में एक स्टार्टिंग रेजिस्टर को इंसर्ट करके रखना पड़ेगा। किसके साथ, आर्मेचर के साथ। कैसे करेंगे मैं सर्किट में आपको दिखाता हूं। तो इंसर्ट जो करेंगे तो वो सर्किट में कैसे रहेगा, आर्मेचर के साथ सीरीज में रहेगा। तो आर्मेचर के साथ जो सीरीज में रहेगा, थोड़ा देख लीजिए स्क्रीन पे अभी। तो अभी जो स्टार्टिंग रजिस्टर है, देखिए ये जो 1 to 6 मैंने जो स्टार्टिंग रजिस्टर को रखा हूं, इसमें भी दिखा गया है स्टार्टिंग रजिस्टर R। 6 नंबर पॉइंट से देखिए आर्मेचर का A1 के साथ, आर्मेचर का जो A1 पॉइंट है, एक पॉइंट के साथ दूसरा पॉइंट तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये माइनस में कनेक्शन होकर कॉमन होकर रखा गया है। तो A1 को हमने क्या करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर का जो बेस प्लेट जो 3 पॉइंट इधर दिया गया है, A पॉइंट के थ्रू में हमने कनेक्शन करके स्टार्टिंग रजिस्टर के साथ सीरीज में जोड़ के रखा गया है। तो हमने जो सीरीज में जोड़ के इसको रखा अभी, तो इसीलिए रखा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम है, तो इसका रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए आर्मेचर तो एक बार वाइंड होके आ गया है मैन्युफैक्चरर से, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने क्या करेंगे, एक्सटर्नली रेजिस्टेंस को हमने ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे, सीरीज में कर रहे हैं। तो सीरीज में क्यों करते हैं, आप जानते हैं सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड करंट सेम। तो आर्मेचर के साथ जब हम सीरीज में कर दिया तो ये एक मैंने ब्रांच बना, ये एक ब्रांच बना, मतलब अभी 2 रजिस्टर एक सर्किट में है। आप ऐसा सोच लीजिए, आर्मेचर का भी रेजिस्टेंस है और ये स्टार्टिंग रजिस्टर का भी रेजिस्टेंस है। तो 2 रेजिस्टेंस अभी आपको सीरीज में आ गया। तो आप थोड़ा याद कर लीजिए, डीसी सर्किट जब आप पढ़ते थे तो इसमें क्या होगा, टोटल वोल्टेज जब हम अप्लाई करेंगे, इसके पास कुछ रहेगा, इसके पास कुछ रहेगा। तो इसके पास कुछ रहेगा का मतलब क्या हुआ, जिसका रेजिस्टेंस जितना होगा उसी हिसाब से, रेजिस्टेंस पावर के हिसाब से करंट तो दोनों में सेम। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका आईआर प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा, दैट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, उसका पास ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो स्टार्टिंग रजिस्टर ऑब्वियसली आर्मेचर रेजिस्टेंस से ज्यादा रेजिस्टेंस का होगा, इसीलिए तो हम स्टार्टिंग करंट को लिमिट इसका थ्रू में करेंगे। तो कैसे करेंगे अभी, तो जब हम स्टार्टिंग रजिस्टर को इसके साथ इंसर्ट कर दिया, जब हमने 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो टोटल 220 वोल्ट का सप्लाई ये आर्मेचर पे नहीं आ सकता, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इस रजिस्टर में, रेस्ट ऑफ वोल्टेज आपका आर्मेचर के पास आएगा। तो वोल्टेज अगर कम हो गया तो करंट भी कम हो जाएगा, यही तो हमारा बताना है। तो आगे देखिए मैं आपको डिटेल समझाता हूं, फिर थोड़ा हमारा थ्योरी वाला स्क्रीन पे आते हैं। तो देखिए, and removal of this resistance in steps as the motor accelerates। देखिए तो इसमें क्या लिखा, रिमूवल ऑफ दिस रेजिस्टेंस इन स्टेप्स as the motor accelerates। दैट मीन्स मोटर जब एक्सीलरेट करने लगेगा, धीरे धीरे जब मोटर अभी रोटेट करने लगेगा तो क्या होगा, उसमें बैक ईएमएफ बढ़ने लगेगा। जैसे ही बैक ईएमएफ बढ़ते बढ़ते जाएगा, मैंने आपको बताया था बैक ईएमएफ स्टार्टिंग में नहीं था, तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए 2 चीज हमारा पास, एक तो हुआ बैक ईएमएफ कंट्रोल कर सकता है, दूसरा चीज हुआ कि स्टार्टिंग में हमने रजिस्टर को इंसर्ट करके सीरीज में आर्मेचर के साथ रख के कर सकते हैं। तो दोनों तरीका से हमको दोनों तरीका को अपनाना पड़ेगा, एक तरीका को हमको करना पड़ेगा और एक ऑटोमेटिकली मोटर कर लेगा। तो अब देखिए बैक ईएमएफ तो अभी सर्किट में नहीं है स्टार्टिंग में, तो नहीं होने के कारण हमने क्या किया, स्टार्टिंग टाइम पे उस बैक ईएमएफ का एब्सेंट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम सेट कर दिया। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सेट कर देने में क्या होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा वोल्टेज कंट्रोल होकर जाएगा, आर्मेचर में ज्यादा करंट नहीं हो। लेकिन जब मोटर धीरे धीरे एक्सीलरेट करने लगेगा, जब स्पीड बढ़ने लगेगा तो बैक ईएमएफ तो बढ़ेगा। तो बैक ईएमएफ बढ़ने के बाद स्टार्टिंग रजिस्टर का काम धीरे धीरे अभी खत्म होने जा रहा है। उसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे रिमूव कर लेंगे। क्यों रिमूव कर लेंगे, वही काम तो अभी बैक ईएमएफ करने के लिए आ गया ना, तो इसीलिए हमको उसको रिमूव करना पड़ेगा। When the motor attains the normal speed, this resistance is totally cut out of the armature circuit। देखिए
तो उसको कट आउट हम इसीलिए किया, अगर हमको रेजिस्टेंस को उधर लगा के रखेंगे तो उसमें भी तो पावर माने ऑब्जर्व करेगा ना, वो पावर जो ऑब्जर्व करेगा वो रेजिस्टेंस ओवरहीट होगा, वो रेजिस्टेंस भी ऐसे भी खराब हो जाएगा, हमारा एनर्जी भी उसमें रिसेप्शन होगा, पावर रिसेप्शन उसमें अभी हीट फॉर्म में हो जाएगा। तो जो हीट फॉर्म में पावर उसमें माने डाइवर्ट हुआ तो हमारा आर्मेचर का स्पीड, मोटर का एफिशिएंसी का ऊपर माने प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, बैक ईएमएफ जैसे ही आ जाएगा स्टार्टिंग रजिस्टर को धीरे धीरे ग्रेजुअली सर्किट से हमको माने रिमूव कर देना है। तो देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट डिजायरेबल टू प्रोवाइड द स्टार्टर with protective devices। देखिए, it is very important and desirable to provide the starter with protective devices to enable the starter arm to return to off position। देखिए स्टूडेंट्स, इस जगह पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको समझाना चाहता हूं इस पॉइंट पे। देखिए, हम जो स्टार्टर बोल के जो चीज हम बताते हैं, स्टार्टर और स्विच, ये दो चीज होता है। स्टार्टर और स्विच जो दो चीज होता है, हम स्विच से वेल फेमिलियर हैं। एक स्विच में क्या होता है, स्विच का काम माने सर्किट को मेक करना, ब्रेक करना और मेक करने के बाद लोड पॉइंट को, करंट को कैरी करना। तो एक स्विच का काम है ऑन ऑफ, दैट मीन्स मेक ब्रेक, और ऑन हो जाने के बाद सर्किट को मेक, ब्रेक से मेक पोजीशन पे ले आया और उसके बाद क्या होगा, करंट ऑटोमेटिकली लोड सर्किट को थ्रो करेगा, अभी उसी का थ्रो में अभी पास करेगा। तो स्विच इतना काम करता है। तो उसी स्विच में अगर हमने प्रोटेक्शन कुछ ऐड कर दे, जैसे कि अभी देखिए ये जो स्टार्टर है ये भी स्विच जैसे काम करता है, इस मोटर को चलाता है, बंद करता है, यही तो काम करता है, और जब चलाता है करंट भी कैरी करता है, तो स्विच का काम करता है। तो स्टार्टर हमने क्यों किया, क्या अरेंजमेंट किया स्टार्टर, देखिए ये एक प्रोटेक्शन है, ओवरलोड रिले OLRC कहा जाता है, और ये एक प्रोटेक्शन है आपका NVC होता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, स्टार्ट माने स्विच के साथ अगर ऐसे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हमने प्रोवाइड करते हैं तो कंप्लीट अरेंजमेंट ऑन ऑफ तो करेगा, सर्किट को करंट तो कैरी करेगा, इन एडिशन टू दिस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी दिया। ये क्या प्रोटेक्शन देगा, ओवरलोड रिले होगा। जब ओवरलोड हो जाएगा किसी कारण से, मैं बताता हूं आगे आपको और क्लैरिटी से, जब ओवरलोड हो जाता है मोटर ये फंक्शन करने लगता है। जब ये NVC का काम करता है, जब सप्लाई माने चला जाता है, मोटर को ऑफ कंडीशन में ले आता है ताकि अगेन सप्लाई आ जाए तो मोटर विदाउट रेजिस्टेंस स्टार्ट ना हो जाए। इसको भी मैं क्लैरिटी से आगे आपको बताता हूं। अब देखिए थोड़ा थ्योरी में, तो मैं इस पॉइंट पे आपको ये समझाने मैंने चाहता था कि आपको स्विच और स्टार्टर में अंतर समझना चाहिए। तो स्विच में क्या होता है, मेक ब्रेक कारी, इसको छोड़ के जब आप लोग स्टार्टर के बारे में आएंगे, स्विच का तीनों काम तो जरूर होगा, उसके साथ क्या होगा आपका, माने स्टार्टर सर्किट में प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड करता है। तो क्या प्रोटेक्शन करता है, अब स्क्रीन पे देखिए थ्योरी पे, नो वोल्ट रिलीज कॉइल का फर्स्ट हम देखेंगे इसका काम क्या है। व्हेन द सप्लाई फेल्स thus preventing the armature being directly across the mains when this voltage is restored. For this purpose, we use no volt release coil as safety device. It is consists of a thin wire of many turns and is connected in series with the field winding of motor. This coil is magnetized when the current flows through the shunt field winding. Its function is to attract the handle of the starter and keep it in on position. It releases the handle and goes to off position by the spring tension due to the failure of supply, and in this way disconnect the motor from the supply. देखिए मैं इसका मीनिंग आपको समझाता हूं, आपको स्क्रीन को देखिए, ये NVC क्या काम करता है देखिए। इसको हम होल्डिंग कॉइल भी बताते हैं, नो वोल्ट कॉइल भी हमने बताते हैं। इसके साथ कैसे प्रोटेक्शन मिलता है देखिए, समझिए थोड़ा बात को। ये जो NVC कॉइल है ये सर्किट में आप देखिए शॉर्ट फील्ड वाइंडिंग के साथ ये सीरीज में लगा गया है। मैं जैसे अभी आपको बताया कि आर्मेचर स्टार्टिंग रेजिस्टर के साथ सीरीज में लगाया गया है, उसी प्रकार NVC कॉइल आपको सीरीज में लगाया गया है शॉर्ट फील्ड के साथ। कैसे सीरीज में देखिए, एक नंबर जो पॉइंट आप देख रहा है, एक नंबर पॉइंट पे देखिए और भी एक एक्स्ट्रा वायर निकल के कनेक्ट होके आके NVC में लगा गया है। तो NVC का दूसरा एंड से देखिए,
आप देख रहे हैं, मैं आपको पॉइंटर में दिखा रहा हूं, 1 नंबर से ई वाला तार आप देख रहे हैं जाके सीधा आके एनवीसी का एक पॉइंट में लगा गया है, और एनवीसी का दूसरा एंड से देखिए एक तार निकल के आके शंट फील्ड में लगाया गया है। तो आपने यही देखा, स्टार्टिंग रजिस्टर जैसे आर्मेचर के साथ सीरीज में है, सेम कनेक्शन में एक एनवीसी हम इसको कहते हैं, और ये एनवीसी शंट फील्ड के साथ सीरीज में रहता है। जब मेन सप्लाई हम सप्लाई देंगे तो मेन सप्लाई जब आएगा, मेन सप्लाई दोनों आर्मेचर को भी आएगा और शंट फील्ड को भी आएगा। फर्क इतना है, आर्मेचर को मेन सप्लाई आएगा, आपका स्टार्टिंग रजिस्टर की थ्रू में सीरीज बनते हुए आएगा, और शंट फील्ड को करंट आएगा, सप्लाई आएगा, ये एनवीसी के थ्रू में सीरीज में आएगा। तो सीरीज में तो आप जानते हैं करंट सेम, तो ये दोनों में जो करंट आएगा आर्मेचर शंट फील्ड में, ये दोनों में दे के पास करके आगे बढ़ेगा। तो अब देखिए, तो एनवीसी कॉइल क्या होगा, अभी एनवीसी कॉइल का काम है, मैं पहले क्लास में भी आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था, ये जो हैंडल है ये मेटालिक है, और ये हैंडल को ऑपरेटर चलाएगा, ऑपरेट करेगा, और ये हैंडल स्प्रिंग टेंशन के साथ है। अगर इस हैंडल का ऊपर आप कोई माने फोर्स प्रयोग नहीं करते हैं तो हैंडल हमेशा ऐसे ऑफ वाला पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में आपके रुकता है। जब इस हैंडल को ऑपरेटर राइट साइड में ऐसे रोटेट करने लगता है तो इसमें फोर्स देना पड़ता है, क्योंकि ये स्प्रिंग हमेशा चाहता है इसको लेफ्ट साइड में लाके ऑफ मोड में रख देने के लिए। जैसे ही आप आगे बढ़ाएगा, मान लीजिए अभी ये हैंडल भी 1 नंबर पे आके टच किया, जैसे 1 नंबर पे आके टच करेगा तो 1 नंबर से ये स्टार्टिंग रजिस्टर की थ्रू में आपको आर्मेचर का A1 पॉइंट को भी सप्लाई आ जाएगा, और यही हैंडल जब 1 नंबर को टच करेगा एट द सेम मोमेंट आपका एनवीसी की थ्रू में जाके शंट फील्ड को भी सप्लाई आ जाएगा। उसका मतलब मैं कहना यही चाहता हूं आपको कि स्टार्टिंग हैंडल जैसे ही 1 नंबर पोजीशन को टच करेगा, साइमल्टेनियसली मेन पावर सप्लाई जो L+ पॉजिटिव लाइन से जाके L पॉइंट में मैंने रखा हुआ था पहले से, और L पॉइंट से कनेक्शन OLRC को दिया गया है, OLRC का दूसरा एंड से कनेक्शन हैंडल को लगाया गया है। तो जैसे ही ऑपरेटर हैंडल को मूवमेंट करने लगेगा, आप सिर्फ 1 नंबर पॉइंट को फोकस कीजिए, बाकी बात आगे बढ़ेंगे। 1 नंबर पॉइंट को जैसे ही हैंडल टच करेगा, ऑपरेटर लेके इसमें टच कराएगा, तो हैंडल को अगर छोड़ देगा तो क्या होगा, तो इसी 1 नंबर पोजीशन से फिर इसी पोजीशन को बैक कर जाए, क्योंकि इसमें स्प्रिंग टेंशन दिया है, स्प्रिंग हमेशा चाहता है इसको इसी पोजीशन में रखने के लिए। तो ऑपरेटर अभी क्या करेगा, ऑपरेटर इसको अभी लेके 1 नंबर में लगाया और अपना फोर्स जो अप्लाई किया है वो बना रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये हैंडल फिर बैक हो जाएगा। तो 1 नंबर में जैसे टच करेगा तो आपको साइमल्टेनियसली 2 जगह में मेन सप्लाई, देखिए L+ का सप्लाई शंट फील्ड को भी आ गया, आर्मेचर फील्ड को भी आ गया। तो शंट फील्ड को जब आता है सप्लाई कैसे आता है, एनवीसी के थ्रू में आता है, मतलब शंट फील्ड जितना करंट चाहता है सारा करंट एनवीसी देके आना चाहिए। और एनवीसी का काम क्या है, जब ये करंट इसका अंदर पास करके आएगा तो अपने ऑरेस्टेड लॉ साइंटिस्ट का जानते हैं, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट पास करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड उसका चारों तरफ बन जाता है। दैट मीन्स मैं कहना चाहता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेट का थ्योरी को थोड़ा याद कीजिए, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनेगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के बाद कोई भी मैग्नेट जब बनता है तो उसके पास कोई मैग्नेटाइजिंग ऑब्जेक्ट जाता है तो उसको वो अपने तरफ खींच लेता है, होल्ड कर लेता है, ताकि इसको हम होल्डिंग कॉइल अभी बताते हैं नाम इसका कैसे होता है। देखिए, जब हैंडल 1 नंबर पॉइंट के बाद 2 नंबर 3 नंबर धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। क्यों आगे बढ़ाएंगे, अभी मैंने बताया था आपको, जैसे ही सप्लाई हम 1 नंबर को टच किया तो आर्मेचर धीरे धीरे मैंने घूमने लगा, जैसे घूमेगा थोड़ा बैक ईएमएफ डेवलप करेगा, उतना बैक ईएमएफ अभी आ गया तो हम क्या करेंगे, अभी स्टार्टिंग रजिस्टर को थोड़ा और कट ऑफ कर देंगे, और कट ऑफ कर देंगे तो ज्यादा वोल्टेज जितना इधर रुक गया था थोड़ा सा वोल्टेज अभी बढ़ेगा आर्मेचर में, तो और थोड़ा स्पीड। मैं कहना चाहता हूं स्टार्टिंग टाइम में बैक ईएमएफ नहीं होने के कारण स्टार्टिंग में हमने रजिस्टर दिया, तो स्टार्टिंग ने जो रजिस्टर दिया धीरे धीरे बैक ईएमएफ जैसे बढ़ेगा, जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही रजिस्टर को हम धीरे धीरे कट ऑफ करते करते जाएंगे। तो जैसे कट ऑफ करते करते जाएंगे इसका स्पीड भी बढ़ेगा, और स्टार्टिंग टाइम में अगर हम डायरेक्टली मान लीजिए हैंडल को लेके 6 नंबर में टच कर दिया, ग्रेजुअली धीरे धीरे हमने कट ऑफ करने के जगह में सीधा लेके 1 नंबर से अभी हम टच किया, तुरंत लेके 6 नंबर में लगा दिया, उसका मतलब तो यही हुआ कि हमने स्टार्टिंग रजिस्टर लगाना ना लगाना कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हमको। तो इसका मतलब क्या है, बैक ईएमएफ सफिशिएंट नहीं है, बैक ईएमएफ सफिशिएंट होने तक हमको धीरे धीरे 1 से 2 3 4 ऐसे बढ़ेंगे। तो जब ऐसे बढ़ के हम 6 नंबर में आके पहुंच जाएंगे तो सारा रेजिस्टेंस इस सर्किट से भी विथड्रॉ हो गया। मैं और भी क्लैरिटी से आपको आगे बताता हूं। तो ये सारा रेजिस्टेंस जब सर्किट से कट ऑफ हो गया तो जो L+ का सप्लाई डायरेक्टली आपको अभी
ये हैंडल आके इसमें टच कर गया, उसका मतलब यही हुआ कि मेन सप्लाई L प्लस डायरेक्टली आर्मेचर को मिल गया। तो अभी क्या हुआ, मोटर तो धीरे धीरे एक्सीलरेट करके एक स्पीड पे आ गया, तो बैक ईएमएफ सफिशिएंट हो गया। वही बैक ईएमएफ अभी क्या करेगा, स्टार्टिंग करंट में जो लिमिट नहीं हो पा रहा था, जो प्रॉब्लम इश्यू हो रहा था, अभी वो खुद कर लेगा और स्टार्टिंग रजिस्टर को सर्किट में रखना कोई जरूरी है नहीं। लेकिन जैसे ही आप 6 नंबर में आके पहुंच गया, आप कभी नहीं देखा होगा अगर ये हैंडल स्प्रिंग लोडेड है तो आप कभी ऐसा नहीं देखा होगा कोई ऑपरेटर इस हैंडल को पकड़ के 6 नंबर में हमेशा खड़ा रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। अगर ये हैंडल को फिर वो ऑपरेटर छोड़ देता है, फिर ये स्प्रिंग टेंशन से है तो वो फिर ब्रेक आ जाएगा, तो ऐसे तो मोटर बंद हो जाएगा। तो कैसे चलेगा अभी, तो देखिए, तो अभी क्या होगा, शंट फील्ड पे जो करंट जा रहा है, एनबीसी देके जा रहा है, तो ये हैंडल जब 1 से 2 3 4 5 ऐसे करके आगे आगे बढ़ने लगेगा, उसी बीच में ये एनबीसी कॉइल क्या होगा, सफिशिएंटली मैग्नेटाइज्ड हो गया होगा। क्यों मैग्नेटाइज्ड हो गया होगा, क्योंकि शंट फील्ड इसके साथ सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो सीरीज में जब करंट पास करेगा, शंट फील्ड जितना करंट डिमांड करेगा सारा करंट इसका थ्रू में देके आएगा, तो ये तो मैग्नेट बन गया। ये मैग्नेट बन जाने के बाद अब ये हैंडल को ये पकड़ लेने के लिए रेडी हो गया है, मतलब मैग्नेटिक पावर इसका अंदर अभी सफिशिएंट हो गया है। स्प्रिंग का पावर जितना है उससे ज्यादा मैग्नेट का पावर बनता है, और उतना ज्यादा बन जाने के बाद ये स्प्रिंग टेंशन से ये हैंडल रिटर्न बैक आ जाना चाहता है, लेकिन ये मैग्नेटिक पावर क्या करेगा, उससे ज्यादा हो जाएगा स्प्रिंग टेंशन से। और ये जो छोटा सा पॉइंट आप देख रहे हैं जो लिखा गया है सॉफ्ट आयरन कीपर, इसीलिए दिया गया है। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, और ये एनबीसी इस सॉफ्ट कीपर जो दिखा आपको सर्किट में दिख रहा है, ये जाके इस पे टच करेगा, यहाँ पे आके टच करेगा। जैसे टच करेगा ये हैंडल इस मैग्नेट के प्रभाव से इधर माने आपको अट्रैक्ट करके वहीं पे ही रह जाएगा। और आप अगर ऑपरेटर हैंडल को छोड़ भी देता है तो ये हैंडल और रिटर्न बैक अभी नहीं आता है।